तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में एंड आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं बाहुबली द इटर्नल वॉर की कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइट से। फिल्म का वन लाइनर प्लॉट तो हमें इसके टीजर में देखने को मिल ही गया था, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो इस फिल्म की स्टोरी के नैरेटिव को भी सामने रख रही हैं। फिल्म में कुछ पुराने राज खुलेंगे एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को और गहराई से साइकोलॉजिकली एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा कंटिन्यूएशन होगा बाहुबली एंड कटप्पा की कहानी का। इस फिल्म में हमें कटप्पा के बाहुबली को मारने के डिसीजन के पीछे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा एंड कटप्पा की फीलिंग्स को और गहराई से एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही यही फीलिंग अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा की परलोक में जर्नी के लिए एक एंकर का काम करेगी। अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा को कटप्पा के धोखे से जो दुख हुआ वो हमें देखने को मिलेगा आगे। जब कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मारा तो वो सिर्फ एक फिजिकल डेथ नहीं थी, बल्कि बाहुबली के लिए वो एक बहुत बड़ा धोखा था, वो भी उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि जब तक तुम साथ हो मामा तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अंत में वो कटप्पा मामा ही धोखे से उस बाहुबली को मार देता है। फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि मरने के बाद जब बाहुबली की आत्मा आफ्टर लाइफ में पहुंचती है तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा बोझ और सवाल वही होता है कि कटप्पा ने उन्हें क्यों मारा। यानी वो सवाल जो बाहुबली पार्ट 1 रिलीज होने के बाद पूरे देश की ऑडियंस के लिए एक यक्ष प्रश्न बन गया था, सिनेमा के लिए एक कल्चरल फिनोमिना बन गया था, अब वही सवाल बाहुबली की आत्मा को आफ्टर लाइफ में परेशान करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धरती पे बाहुबली का यही अधूरा काम और उनका दुख उन्हें आफ्टर लाइफ में चैन से नहीं रहने देता। वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने इस धोखे के बोझ के साथ कॉस्मिक रियल्म में सफर करते हैं। डायरेक्टर ईशान शुक्ला ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमरेंद्र बाहुबली का कैरेक्टर एकदम भगवान राम जैसा था, एकदम प्योर सोल। खैर ये बात तो फाइनली राजामौली साहब भी एडमिट कर चुके हैं एंड हम लोग तो इस पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ईशान शुक्ला ने कहा कि जब इतने पवित्र इंसान के साथ कटप्पा जैसा सच्चा साथी इतना बड़ा ट्रेजिकल धोखा करता है तो ऑडियंस को लगता है कि इस कहानी में अभी और क्लोजर बाकी है। कहानी इस बात के आसपास घूमेगी कि इस धोखे के बाद अब आफ्टर लाइफ में बाहुबली क्या सोचते हैं और वहां अपने लिए क्या नए रास्ते और चॉइसेस चुनते हैं। वेल आई गेस शायद इसीलिए ये आइडिया राजामौली साहब को पसंद भी आया, क्योंकि इसमें उनके साइकोलॉजिकल स्टाइल को बरकरार रखा गया है। ईशान शुक्ला के अकॉर्डिंग वो इस फिल्म की कहानी को एक ही पार्ट में रखने वाले थे, लेकिन राजामौली साहब ने कहानी के स्केल और ग्रैंडर को देखते हुए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड इससे मुझे याद आया, यार वाराणसी जैसे बड़े स्केल की कहानी को राजामौली साहब एक ही पार्ट में कैसे खत्म कर सकते हैं, मुझे नहीं जम रही है ये बात। खैर जब वाराणसी की बात हुई है तो नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से ही उठा लेते हैं। वाराणसी फिल्म से नेक्स्ट एसेट 9 अगस्त को आने वाला है। संभावनाएं हैं ऐसी क्योंकि महेश बाबू का बर्थडे है एंड ये न्यू एसेट एक वीडियो फुटेज होगी जिसका नाम होगा रुद्रतांडवम। एंड इससे सीखना चाहिए हिंदी फिल्म मेकर्स को कि फिल्म का प्रमोशन कैसे करते हैं। आई होप कि कल यानी कि 6 जुलाई को रणवीर सिंह का बर्थडे है तो हमें उनकी अपकमिंग फिल्म प्रलय का भी एटलीस्ट अनाउंसमेंट पोस्टर ही देखने को मिल जाए तो एटलीस्ट चीजें अलाइन हो जाएं। लेकिन अगेन हम जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी मार्केटिंग बड़ी अस्त व्यस्त रहती है। या तो ये कुछ नहीं डालेंगे और कई मौके छोड़ देंगे एंड फिर अचानक से ये नींद से जागते हैं और कई सारे पोस्टर्स एक ही दिन में ड्रॉप कर देते हैं। मैं यहाँ कोई बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाली डिबेट का पार्ट नहीं बन रहा हूँ, बट अगर हम कुछ सीख सकते हैं किसी से तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है आई थिंक। वेल नेक्स्ट अपडेट है हेरा फेरी 3 को लेके दिए गए प्रियदर्शन साहब के नए स्टेटमेंट से। प्रियदर्शन ने इस बार खुल के हेरा फेरी 3 से एग्जिट लेने की वजहों पे बात की। ही सेड कि फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने उनकी कई बार इंसल्ट की है। फिरोज ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि पहली हेरा फेरी का उनका कट किसी गरीब आदमी का वर्जन लगता है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि फिरोज ने अक्षय कुमार से कहा था तुम्हें हेरा फेरी 3 बनाने का हक है, लेकिन इसे प्रियदर्शन के साथ कभी मत बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत में अक्षय के साथ तीसरे पार्ट में काम करने के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस देश की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बना सकता हूँ, धुरंधर से भी बड़ी। हाँ ये कहा है प्रियदर्शन साहब ने। खैर हेरा फेरी 3 धुरंधर से बड़ी बनती या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर प्रियदर्शन नहीं तो हेरा फेरी 3 कोई दूसरा डायरेक्टर बना ही नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि इंडिया में इस वक्त एक अच्छे कॉमिक डायरेक्टर की बहुत तगड़ी कमी है। हम जब किसी कलाकार के स्वर्ग सिधारने पे एक शोक व्यक्त करते हुए लाइन बोलते हैं कि आपके साथ ही इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा चला गया और ये एक अपूर्णीय क्षति है, आपकी कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। अब हम सब जानते हैं कि ये बातें शोक व्यक्त करने के लिए कही जाती हैं, लेकिन नीरज वोरा साहब के केस में ये चीज अक्षरश सच साबित होती दिखाई दे रही है। आई गेस जब से वो गए हैं तब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ह्यूमर मर गया है।
आज एक भी राइटर उनकी टक्कर का नहीं है जो अपने दम पे किसी कॉमेडी फिल्म को हेरा फेरी ऐसा ब्लॉकबस्टर करवा सके। उस दौर को वापस लाना तो बहुत दूर की बात है। वेल, इस सब पे आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। एंड नेक्स्ट अपडेट है आप सबके लिए मेरी तरफ से। मुझे काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट्स में एंड डीएम्स में भी कि प्रेम भाई नागबंधम और बेबी डू डाई डू का रिव्यू क्यों नहीं किया। तो उनको बता दूं कि इन दोनों ही मूवीज के शोज मेरे यहाँ कहीं आसपास भी नहीं है, तो मुझे इनके लिए ओटीटी का वेट करना होगा एंड उसके बाद ही मैं इन पे कुछ डिस्कस कर पाऊंगा। एंड उसके लिए आप हमारे रिएक्शन चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं, ये पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला प्रेम अनफिल्टर्ड है और यही है बस, जहां पे हम रिएक्शंस के साथ ही साथ उन सभी टीजर एंड ट्रेलर्स पे अनस्क्रिप्टेड डिस्कस भी करते हैं जिनको मैं फिल्मी प्रेम पे कवर नहीं कर पाता। वहां सब कुछ अनस्क्रिप्टेड होता है एंड आप लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है उस चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो भाई कर सकते हैं आप। वेल, नेक्स्ट अपडेट है धुरंधर से। भाई ये मूवी जापान में भी रिलीज होने जा रही है फाइनली। 10 जुलाई को इसका प्रीमियर होगा जापान में, तो अब ये मूवी और माल बटोरेगी। कोई तो कह रहा था कि अल्फा की रिलीज के साथ ही वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी के रूप में धुरंधर को पछाड़ दिया है 2 फिल्मों के अगेंस्ट 7 फिल्मों से। तो उनको यही कहूंगा भाई कि रुको जरा, सब्र करो। वेल, इसके अलावा धुरंधर के बाद अब एक और नया धुरंधर बनने को रेडी है। आपने पिछले दिनों अजय देवगन की चौहान का अनाउंसमेंट तो देखा ही होगा। इस फिल्म की कास्टिंग को लेके एक तगड़ी अपडेट आ रही है जिसको देख के लग रहा है कि ये धुरंधर के नक्शे कदम पे ही जा रही है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा के मेनन, सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, पंकज कपूर एंड दिव्येंदु के होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। मतलब अगेन जियो स्टूडियो वाले उसी सेम फॉर्मूला को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस देखना यह है कि क्या हमें हमारा नेक्स्ट आदित्यधार मिल पाता है, कमेंट्स में बताओ। और हाँ, जो लोग रामायण के ट्रेलर का वेट कर रहे हैं उनको बता दूं कि धमाका किसी भी वक्त हो सकता है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेलर किसी भी समय ड्रॉप हो जाएगा। थिंग इज दैट कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी वक्त सुनने को मिल सकती है कि रामायण ट्रेलर इज कमिंग विद ट्रेलर रिलीज डेट। बॉर्डर पे जवान हथियार लेके तैनात है, तैयार बैठे हैं एकदम, बस ऊपर से हरी झंडी मिलने की देर है एंड हर तरफ बस धुआं धुआं दिखाई देगा। खैर, तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।